हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे चैनल द माइलस्टोन एकेडमी पर। जल्दी से सभी लोग जुड़ जाओ, फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का टॉपिक। तो संविधान पढ़ा रहा था मैं आपको, और संविधान में भाग 3 चल रहा है जो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, मूल अधिकारों के बारे में हम पढ़ रहे थे। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे। तो थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे रहा हूं थोड़ा सा आपको। ठीक है, मैंने बताया था कि मूल अधिकारों की बात की जाए तो मूल अधिकार कहां से लिए गए हैं? अमेरिका से लिए गए हैं। 1935 के भारत शासन अधिनियम में मूल अधिकारों का कोई भी उल्लेख नहीं था। फिर एक समिति बनाई गई थी, एक कमेटी बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। उनकी सिफारिश पर हमने क्या किया, एक ये जो संविधान था उसमें हमने मूल अधिकारों को जोड़ा। जब संविधान लागू हुआ तो मूल अधिकारों की संख्या 7 थी, लेकिन हमने संपत्ति के अधिकार को, जो एक मूल अधिकार था राइट टू प्रॉपर्टी, उसे संविधान के 44वें संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया और आर्टिकल 300A में पहुंचा के कानूनी अधिकार या संवैधानिक अधिकार बना दिया। तो वर्तमान में कितने मूल अधिकार हैं? 6 मूल अधिकार हैं। वो 6 मूल अधिकार क्या आते हैं, किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक आते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको कल की क्लास में बता चुका हूं। ठीक है, आज हम उससे आगे का पढ़ने वाले हैं। तो आज हम वो सारे आर्टिकल पढ़ने वाले हैं जो मूल अधिकारों में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो आती है आर्टिकल 12 की। ठीक है, आर्टिकल 12 की अगर मैं बात करूं तो आर्टिकल 12 में उल्लेख है किसका? राज्य की परिभाषा दे रखी है। ठीक है, आर्टिकल 12 में क्या दे रखा है? आर्टिकल 12 में दे रखा है राज्य की परिभाषा। बात आती है इसका क्या मतलब है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो राज्य की परिभाषा की अगर बात करूं तो इसका क्या मतलब है? ये आर्टिकल ये बताता है कि राज्य से, जहां पर भी संविधान में राज्य शब्द लिखा है उससे तात्पर्य क्या है। तो राज्य का मतलब किसी राज्य से नहीं है, जैसे यूपी बिहार, इसका मतलब ऐसा नहीं है। राज्य में आपकी सारी चीजें शामिल होंगी जो आती हैं, जैसे कि संसद इसमें शामिल है। ठीक है, विधान मंडल इसमें शामिल है, पार्लियामेंट शामिल है, स्टेट लेजिस्लेचर शामिल है। ठीक है, इसमें आपका निर्वाचन आयोग शामिल है, इलेक्शन कमीशन। ठीक है, जितनी भी ऐसी संस्थाएं हैं, पंचायत, नगर पालिका, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं। यानी राज्य का जो मतलब है वो ये सारी जितनी भी संस्था आती हैं सरकारी, वो सब इसमें शामिल होंगी। यूपीएससी है, ठीक है, स्टेट पीएससी है, वो सारी चीजें राज्य की परिभाषा में शामिल हैं। यानी जब भी राज्य की हम बात करेंगे तो ये सारी चीजें हमारे दिमाग में होनी चाहिए। हम इन सारी चीजों की बात कर रहे हैं उस शब्द के अंतर्गत। क्लियर? किसी भी राज्य की अगर हम बात करें तो किसी भी राज्य के 3 स्तंभ होते हैं। ठीक है, किसी भी राज्य के 3 स्तंभ होते हैं, 3 पिलर्स होते हैं। कौन कौन से 3 स्तंभ होते हैं? पहला होता है विधायिका, लेजिस्लेचर। ठीक है, पहला होता है विधायिका, लेजिस्लेचर। दूसरा होता है कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। और तीसरा होता है न्यायपालिका, जुडिशियरी। और कभी कभी हम चौथे स्तंभ की भी बात करते हैं। वो चौथा स्तंभ क्या कहलाता है? वो है मीडिया, प्रेस। ठीक है, मीडिया को हम क्या कहते हैं? चौथा स्तंभ कहते हैं। ठीक है, देश का ये 4 स्तंभ होते हैं। ठीक है, हाँ वो सब चीजें आ जाएंगी। हाँ, न्यायपालिका राज्य के तहत नहीं आती है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। वो जो वहां पर हमने राज्य की परिभाषा डिफाइन की है उसमें न्यायपालिका को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, जुडिशियल सर्विसेज उसमें शामिल नहीं की गई। ठीक है, इसमें जुडिशियल सर्विस नहीं आएंगी। ठीक है, जुडिशियल नहीं आती इसके तहत। तो आर्टिकल 12 डायरेक्ट जनरली बस इतना ही क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। तो बस आप इतना भी याद रख लो कि काम हो जाएगा कि राज्य की परिभाषा किस आर्टिकल में दी गई है। राज्य की परिभाषा दी गई है आर्टिकल 12 में। ठीक है, अब आर्टिकल 13 जो है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से एक बात का उल्लेख मिलता है। ठीक है, आर्टिकल 13 काम का तो नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13 में क्या है? न्यायिक पुनराविलोकन छुपा हुआ है इसमें, जुडिशियल रिव्यू छुपा हुआ है इसमें अप्रत्यक्ष रूप से।
डायरेक्ट मैंने बताया था आपको संविधान में जुडिशियल रिव्यू शब्द नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आर्टिकल 13 के तहत न्यायिक पुनरावलोकन है, जिसमें लिखा हुआ है कि मूल अधिकारों के संबंध में ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जो इनका उल्लंघन करेगा। और अगर कानून बनाया जाता है तो इस पर निर्णय कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट ले सकता है कि वो मूलभूत ढांचे का विरोध तो नहीं करते इस पर। ठीक है, तो अब बात आती है अन्य आर्टिकल्स की जिनसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में। तो डायरेक्ट इनमें आपको आर्टिकल तो सारे याद रखने हैं, लेकिन हाँ इन आर्टिकल्स में डिटेल याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आर्टिकल डायरेक्ट आता है, या तो मैच द फॉलोइंग में आ जाता है या डायरेक्ट पूछ लेता है कि ये बात किस आर्टिकल में। तो आर्टिकल 14 में क्या है? आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समता, इक्वलिटी बिफोर लॉ। इसका मतलब है कि कोई भी कानून यदि भारत में बनाया जाएगा तो इस हिसाब से बनाया जाएगा कि सबको समान रूप से वो लागू हो, यानी सबके लिए समान रहे। ठीक है, जैसे मैं अगर हिंदू हूं तो मेरे लिए भी वही रहे, मुसलमान है कोई तो उसके लिए भी वही रहे। तो ये चीज हमने किस देश से लिए, ये क्वेश्चन आता है। तो ये चीज हमने, ये जो आर्टिकल है इसकी हेडिंग तो यही है, विधि के समक्ष समता, लेकिन इसमें दो चीजें शामिल है। इसमें एक तो विधि के समक्ष समता है ही, साथ में एक चीज और शामिल है, क्या? विधि का समान संरक्षण, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि जो भी कानून बनाया जाएगा वो सबको समान रूप से ध्यान में रखते हुए बनाया जाएगा। जब बनेगा तो भी समान रूप से रखते हुए बनाया जाएगा, और जब लागू होगा तब भी सबको समान रूप से रखते हुए लागू होगा। तो इसमें ये दो चीजें छुपी हुई हैं। तो ये जो विधि के समक्ष समता है, ये तो हमने लिया ब्रिटेन से, जनरली हमने कहां से लिए हैं? यूएसए से, लेकिन यहां ही अपवाद है, ये हमने लिया ब्रिटेन से। और विधि के का समान संरक्षण ये हमने कहां से लिया? ये लिया है यूएसए से। ठीक है, ब्रिटेन में एक अवधारणा है, क्या है? उसको कहते हैं डायसी का प्रिंसिपल। ठीक है, डायसी सिद्धांत है, उससे संबंधित है ये बात, तो ये वहां से लिया गया। इतने डिटेल में क्या आना नहीं चाहिए, लेकिन आप इतना याद रखो, विधि के समक्ष समता ब्रिटेन से लिया है और विधि का समान संरक्षण ये कहां से लिया है? यूएसए से लिया है। और ये दोनों चीजें किसमें शामिल है? ये दोनों चीजें आर्टिकल 14 में ही शामिल है। हेडिंग की बात करेंगे तो हेडिंग केवल आर्टिकल 14 की यही है, विधि के समक्ष समता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इसमें यह भी चीज शामिल है। ठीक है, ये भी चीज इसमें शामिल है। तो यही चीज यहां पर लिखी हुई है, तो जरा इसको देख लेते हैं। आर्टिकल 14 में क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, यानी कि विधि के समक्ष समता है और विधि का समान संरक्षण है। फिर बात आती है आर्टिकल 15 की। ठीक है, तो आर्टिकल 15 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 15 में क्या है? आर्टिकल 15 इंपॉर्टेंट है, आपको याद होगा कुछ समय पहले एक मूवी भी आई थी आयुष्मान खुराना की, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 भेदभाव से संबंधित है, डिस्क्रिमिनेशन से संबंधित है। क्या कहता है आर्टिकल 15? आर्टिकल 15 ये कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति है उससे किसी भी आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, चाहे वो आधार हो उसके लिंग का, यानी स्त्री है, पुरुष है, या किसी अन्य लिंग का है, या उसका धर्म अलग है, या उसका मूल स्थान अलग है, या उसका रंग अलग है। इस किसी भी आधार पर किसी भी व्यक्ति से भेदभाव नहीं किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 15, और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल 15 बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है। ठीक है, तो आर्टिकल 15 क्या कहता है? किसी भी व्यक्ति से उसकी जाति, लिंग, धर्म और जो भी चीजें उनके आधार पर भेदभाव नहीं होगा। इसी में हमने कुछ सब पार्ट जोड़ दिए, जिसमें से इंपॉर्टेंट है एक 15 का 3। 15 का 3 क्या कहता है? 15 का 3 ये कहता है कि जो महिलाएं हैं और बच्चे हैं इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था की जा सकती है, यानी वैसे तो भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन 15 के 3 के तहत महिलाओं और बच्चों के लिए भेदभाव किया जा सकता है। ये समानता ही है उनके लिए। जैसे कि महिलाओं की अगर मैं बात करूं तो जनरली महिलाओं की हड्डियां पुरुषों की तुलना में थोड़ी सी कमजोर होती है। ठीक है, ये फैक्ट है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ऑब्वियसली महिला की थोड़ी सी अगर हम सीट रिजर्व कर देंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि वो थोड़ा सा पुरुषों की तुलना में फिजिकली थोड़ा सा भगवान ने उनको कम बनाया है। ठीक है, पुरुषों को थोड़ा सा ज्यादा शक्ति दी गई है, मर्दानगी वाली, है ना। अब उसमें दिल पे मत ले जाना कि मैं भी मर्दानी, ठीक है, तो ऐसा नहीं, ये जनरल है। ठीक है, अब 2-4 अपवाद तो होती हैं। ठीक है, तो वो साउथ की मूवी देखी होंगी, वो फिर अपवाद है। ठीक है,
नेक्स्ट बात आती है आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या कहता है? ये कहता है सरकारी सेवाओं में समान अवसर, यानी जितने भी लोग हैं उनको सरकारी सेवाओं में समान अवसर दिया जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति है, उसने अगर कोई एक पर्टिकुलर चीज कर रखी है जो मांगी गई है, तो उसको पूरा अधिकार है कि वो भी अप्लाई कर सकता है। अब ये नहीं कि मांगा ग्रेजुएशन और आपको कि मैं 5वीं फेल, मैं भी अप्लाई करना चाहूंगा, समानता का अधिकार है, तो ऐसा नहीं। एक पर्टिकुलर कंडीशन को अगर सेटिस्फाई करते हो तो सब उस चीज को भर सकते हैं। ठीक है, अब यही आर्टिकल 16 में हमने कुछ पार्ट जोड़ दिए। तो आर्टिकल 16 में एक हमने पार्ट जोड़ दिया है 16 का 4। ये क्या कहता है? जो पिछड़ा वर्ग है इनके लिए आरक्षण की बात करता है। ठीक है, यानी जो पीछे रह गए, पिछड़ गए, ठीक है, वो सब अच्छा आरक्षण भी तो है, ये आ गया। ठीक है, जनरल का है इसीलिए आरक्षण की बात पे आ गया। अभी मैं समझाता हूं आरक्षण की बात। ठीक है, पिछड़ा वर्ग क्या है? इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था, रिजर्वेशन की व्यवस्था, यानी इनके लिए हम प्रावधान कुछ ऐसे कर सकते हैं। अब देखो बात आती है, बहुत अच्छा से एक एग्जांपल आपको देता हूं। जो आरक्षण हमने लागू किया, तो क्यों लागू किया? आरक्षण वैलिड है, ठीक है, आरक्षण हटाना नहीं चाहिए, आरक्षण की नीड है, लेकिन हाँ थोड़ा सा इसमें सुधार करने की नीड है कि किसको चाहिए किसको नहीं चाहिए। तो देखो आरक्षण को ऐसे समझो, आरक्षण क्यों लाया गया था। ठीक है, कई बंदे यही सोचते हैं, जो जनरल वाले होते हैं, जैसे मैं अपनी बात करूं या और किसी की बात करूं, तो हम जनरल में आ रहे हैं तो हम ये सोचते हैं कि यार हमारे साथ शोषण हो रहा है, ये वो, ये तो गलत हुआ है। ठीक है, ऐसा आरक्षण नहीं होना चाहिए, मेरे 60 नंबर आए, मेरे पड़ोसी के 50 आ गए, वो सेलेक्ट हो गया, मैं सेलेक्ट नहीं हुआ। तो ये सब की बात समझो क्यों आए। ठीक है, आरक्षण क्यों लाया गया? देखो एक बंदा है, एक दीवार है, मान लो ऐसे, ठीक है, कितने फुट की दीवार है? 5 फुट की दीवार है सपोज। ठीक है, और इसकी दीवार के दूसरी तरफ क्या चल रहा है? एक मेला चल रहा है, मैच चल रहा है, या कुछ भी मान लो। ठीक है, एक व्यक्ति है जो है 3 फुट का, ठीक है, एक व्यक्ति है जो है 6 फुट का। एक हमारे पास स्टूल है, या चलो 2 स्टूल मान लो। ठीक है, 2 हमारे पास क्या है? स्टूल है। ठीक है, 2 स्टूल है, और दोनों स्टूल की हाइट कितनी है? दोनों स्टूल की हाइट है 2 फीट। तो अब एक बात बताओ, एक तरीका तो यह है दोनों को एक एक स्टूल दे दूं। ठीक है, अगर मैं एक इसको स्टूल ना भी दूं तो क्या ये नहीं देख पाएगा मैच? ये फिर भी देख लेगा। अगर मैं इसको एक ही स्टूल देता हूं तो क्या ये मैच देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो दोनों स्टूल की जरूरत किसको है? इसको है। अगर इसको स्टूल नहीं भी मिलेगा तब भी ये देख लेगा। यही आरक्षण है। ठीक है, आरक्षण इसीलिए लाया गया कि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने SC ST के साथ, OBC के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया है, उनको कभी आगे आने नहीं दिया। जैसे मान लो कि कोई पिछड़ी जाति का बच्चा है, वो वेद पढ़ना चाहता है, हमने उसको नहीं पढ़ने दिया कि तू वेद नहीं पढ़ सकता है, तेरी जाति ऐसी है कि तेरे को पढ़ने का अधिकार नहीं दिया गया है, तुझे सेवा ही करनी होगी। तो ये गलत किया कि नहीं किया? तो उसी वजह से हमने उनको दबाया, तो उन्हें हमें उठाने का बनता है कि नहीं बनता है? अरे मैं अगर तुमसे कहूं कि तुम अपने बच्चे को शुरुआत में चलाने में मदद करते हो कि नहीं करते, सहायता करते हो कि नहीं करते, या उसको छोड़ देते हो कि चल बे भाग यहां से, दौड़ता रहे खुद ही? ऐसा नहीं ना, शुरुआत में सपोर्ट करते हो कि नहीं करते? जब बच्चा पैदा होता है उसका कितना ध्यान रखना पड़ता है, गर्दन टेढ़ी ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो हो जाए, और डेलिकेट होता है, सारी चीजों को ध्यान रखते हो। वही चीज यहां पर। ठीक है, हाँ दिक्कत क्या है? ठीक है, दिक्कत क्या है? वो दिक्कत ये है कि वर्तमान में अगर मैं आरक्षण की बात करूं तो आरक्षण का थोड़ा सा आधार बदलना चाहिए। क्योंकि अभी होता क्या है कि मान लो इस बंदे को हमने 2 स्टूल दे दिए, अब इसकी जो संतान पैदा हुई वो 6 फीट की हो गई, तो इसको अब स्टूल की नीड नहीं है। ठीक है, यानी मान लो कि एक बंदा IAS बन गया, तो क्या अब इसके बेटे को किसी प्रकार के किसी भी आरक्षण की नीड पड़ेगी? क्या ये IAS सक्षम नहीं होगा कि वो अच्छी सुविधा इसको दे सके? दे सकता है। तो इन चीजों में परिवर्तन हमें करना चाहिए, आरक्षण का आधार में थोड़ा सा परिवर्तन करना बनता है। उसी के लिए एक कदम था, चाहे उसको पॉलिटिक्स कह लो या ठीक भी कदम मैं कहूंगा, जो EWS वाली कैटेगरी बनाई है, यानी जनरल में भी जो गरीब है उसको 10% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ऐसा ही आरक्षण भविष्य में शायद हो सके तो वो बेहतर
रहेगा। ठीक है, यानी कुछ आधार बदलना चाहिए, ऐसी चीजें करनी चाहिए। तो आपके भी कुछ ना कुछ विचार होंगे आरक्षण पे क्या करना चाहिए, तो आप एक निबंध सभी लिख सकते हो कि आरक्षण पे क्या क्या हम सुधार कर सकते हैं। आरक्षण खत्म तो नहीं कर सकते और ना ही होना चाहिए। अगर तुम कहते हो आरक्षण खत्म होना चाहिए तो वो बिल्कुल गलत है, तुम्हें डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हाँ, क्या सुधार हो सकते हैं ये आपको बताना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज थी आरक्षण की मेन जो थी। ठीक है, तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है आर्टिकल 17। ठीक है, आर्टिकल 17 पेपर में बहुत बार आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली यूपी वाले तो बार बार पूछते रहते हैं। आर्टिकल 17 क्या कहता है? अस्पृश्यता का अंत की बात करता है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो हम जनरल भाषा में कहते हैं। ठीक है, छुआछूत, इसके अंत की बात करता है। ठीक है, इसके अंत की बात करता है, यानी कि ये कहता है कि जो हम भेदभाव करते हैं कि अरे ये नीची जाति के व्यक्ति ने छू लिया और अब मैं क्या करूं, तो अब गंगाजल डाल के अपने आप को अमृत पवित्र करना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें हम नहीं करेंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए कानून बनाया गया था, SC/ST कानून, जिसको हरिजन एक्ट भी कहते हैं। हरिजन शब्द का प्रयोग किया था गांधी जी ने SC/ST के लिए, तो हरिजन एक्ट भी कहते हैं इसे, SC/ST एक्ट। कुछ समय पहले काफी न्यूज में रहा था, अगर आपको याद हो तो ये हरिजन कानून कब बनाया गया, साल पूछ सकता है, 1989 में बनाया गया था। इस चीज को आप याद रखना। ठीक है, SC/ST एक्ट या हरिजन एक्ट कब बनाया गया था? 1989 में बनाया गया था। ठीक है, ये पूछ सकता है, न्यूज में रहा था कुछ समय पहले, बवाल काफी इस पे कटा था। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 18 पे। ठीक है, आर्टिकल 18 की बात करें तो आर्टिकल 18 क्या कहता है? उपाधियों के अंत की बात करता है। ठीक है, उपाधियों का अंत, इंग्लिश में उपाधि को टाइटल्स भी कहते हैं और एक और शब्द का प्रयोग करते हैं, एपीथेट्स। ठीक है, यानी ये क्या कहता है कि राज्य जो है वो सारी उपाधियां अब समाप्त हो जाएंगी जो पहले थी, जैसे कि नवाब, निजाम। ठीक है, ये सारी उपाधियां अब नहीं होंगी। केवल और केवल राज्य उपाधियां दे सकता है, किस किस क्षेत्र में? या तो शिक्षा के क्षेत्र में या सेना के क्षेत्र में, जैसे जनरल हो, कमांडेंट हो, मेयर हो, मेजर हो, ये सारी जो उपाधियां हैं वो सब रह सकती हैं। ठीक है, इसके अलावा शिक्षा की जो उपाधियां हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, ये सारी उपाधियां रहेंगी, बाकी उपाधियां मान्य नहीं होंगी। ये कहता है आर्टिकल 18। और इसी आर्टिकल 18 के तहत हमने 1954 में, जिस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे 1954 में? जवाहरलाल नेहरू ही थे। तो जवाहरलाल नेहरू ने 1954 में सबसे पहले नागरिक पुरस्कारों की घोषणा की। कितने नागरिक पुरस्कारों की? 4 नागरिक पुरस्कारों की। 4 सिविलियन अवार्ड्स इन्होंने डिक्लेयर किए, जिनका क्रम पूछ लेता है। ये चारों जो नागरिक पुरस्कार हैं, इनमें से सबसे ऊपर होता है भारत रत्न, दूसरे नंबर पे आता है पद्म विभूषण, फिर पद्म भूषण, और सबसे छोटा होता है इन चारों में पद्म श्री। याद कैसे रखना है? तो भारत रत्न तो याद रहता ही है कि ये सबसे बड़ा है। अब पद्म वालों को कैसे कैटेगराइज करूं? तो पद्म वालों को ऐसे याद रखो कि सबसे बड़ा जो नाम में है, बोलने में जो टाइम लग रहा है, वो पद में भी बड़ा है। तो विभूषण 4 शब्दों से मिलकर, 4 अक्षरों से मिलकर बना है, तो ये बड़ा है, तो ये दूसरे नंबर पे। भूषण उससे छोटा तीसरे नंबर पे, और श्री में एक ही आ रहा है केवल, तो ये सबसे छोटा। तो ये चारों के क्रम लगाने को कभी कभी आ जाते हैं। ठीक है, तो भारत रत्न जो है वो जनरली मैक्सिमम कितने लोगों को दिया जा सकता है? एक साल में 3 लोगों को दिया जा सकता है। ठीक है, फिर ये बढ़ते जाते हैं, 7 लोगों को मिलता है, 9-10 लोगों को दे देते हैं, ये 100 लोगों को दे देते हैं। ठीक है, तो ये ऐसे निर्भर करता है कि आप कितने लोगों को दे रहे हो। ठीक है, तो ये जो नागरिक पुरस्कार थे, इनकी शुरुआत कब हुई? 1954 में। ठीक है, किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने। तो सबसे पहले ये जो भारत रत्न था, ये किसी ना किसी को मिला होगा। तो सबसे पहले भारत रत्न किसको मिला? ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाता है, तो अभी हम उसी को पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, सबसे पहले किन व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया? तो सबसे पहले 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया था। इनके नाम आ जाते हैं। कौन से 3 व्यक्ति थे? CV रमन, S राधा कृष्णन और C राज गोपाल
कर्मचारी। ठीक है, इन 3 व्यक्तियों को हमने 1954 में घोषणा की क्या देने की, भारत रत्न देने की। तो पहले व्यक्ति कौन होगा, ये हुए। ठीक है, अगर बात आती है पहली महिला जिन्हें भारत रत्न दिया गया, तो वो कौन हो जाएंगी, इंदिरा गांधी। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि ये जो भारत रत्न है ये विदेशियों को भी दिया जा सकता है, ऐसा नहीं कि केवल भारतीयों को ही मिलेगा, ये विदेशियों को भी दिया जा सकता है। तो ऐसे विदेशी कौन थे, पहला विदेशी ऐसा कौन था जिसको भारत रत्न दिया गया, कोई आंसर करेगा, जल्दी से आंसर कर दो। पहला विदेशी जिसे भारत रत्न दिया गया कौन था? हाँ, तो वो कौन थे, सीमांत गांधी जिन्हें कहते हैं, खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, पहले विदेशी थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। इनके अलावा एक और विदेशी को भी भारत रत्न दिया जा चुका है, वो कौन थे, तो वो थे दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला। ठीक है, तो ये 2 व्यक्ति हैं जिन्हें विदेशियों में हम भारत रत्न दे चुके हैं। ठीक है, ये जो खान अब्दुल गफ्फार खान है इनको सीमांत गांधी कहते हैं, फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ये उत्तर पूर्वी जो रीजन था, नॉर्थ वेस्ट वाला, उत्तर पश्चिमी सॉरी नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान वाला रीजन, उसमें इन्होंने गांधी जी जब 1930 में नमक सत्याग्रह स्टार्ट किए थे तो इन्होंने भी एक आंदोलन शुरू किया था, खुदाई खिदमतगार। ठीक है, या लाल कुर्ती अभियान कहते हैं उसको। ठीक है, वो शुरू किया था। ये कौन है, पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, कहां के, दक्षिण अफ्रीका के। ठीक है, अश्वेत यानी काले। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के पहले काले राष्ट्रपति जिनको हमने ये दिया है। ठीक है, इनकी जो औहदा है वो गांधी जी जैसा ही माना जाता है, बिल्कुल एक अलग से दिवस है इनका, 28 जुलाई को मंडेला दिवस कहते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकते हैं भारत रत्न से संबंधित। एक क्वेश्चन और आ जाता है, शायद आप उसका आंसर कर पाओ, तो जरा अगर पता हो तो करना। भारत रत्न किसने खत्म कर दिया था, फिर दोबारा चलाया गया है? कोई बताएगा कौन से प्रधानमंत्री थे जिन्होंने भारत रत्न खत्म कर दिया था, स्टॉप कर दिया था? जनता पार्टी, वेरी गुड। प्रधानमंत्री कौन थे? जनता दल वाले थे। और प्रधानमंत्री कौन थे, आंसर करो जरा। मोरारजी देसाई, वेरी गुड बेटा, मोरारजी देसाई थे, इन्होंने खत्म कर दिया था ये, लेकिन फिर दोबारा से इसको स्टार्ट इंदिरा गांधी जी ने कर दिया। ठीक है, इन्होंने खत्म कर दिया था। और मोरारजी देसाई की एक और खास बात है, आगे जब मैं पढ़ाऊंगा प्रधानमंत्री तब बताऊंगा, इन्हें पाकिस्तान रत्न मिला हुआ है। ठीक है, इकलौते भारतीय हैं पाकिस्तान रत्न जिन्हें मिला हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए आर्टिकल 18 तक। अब बात आती है आर्टिकल 19 की। तो आर्टिकल 19 में क्या आता है, काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, वाक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, बोलने की स्वतंत्रता आती है। ठीक है, और इसी के कई सारे पार्ट हैं एबीसीडी करके। ठीक है, तो वाक स्वतंत्रता के अधिकार का ही जो ए पार्ट है, ठीक है, उसमें क्या आता है, उसमें आता है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, क्या आती है, प्रेस की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ प्रेस, मीडिया की स्वतंत्रता आती है। और याद रखना कि संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता प्रत्यक्ष रूप से नहीं है, यानी डायरेक्टली नहीं दे रखा कि प्रेस की स्वतंत्रता, अप्रत्यक्ष रूप से दे रखा है, यानी कि लिखा हुआ नहीं है प्रेस की स्वतंत्रता, अप्रत्यक्ष रूप से आप कह सकते हैं कि आपको क्या है, फ्रीडम है एक्सप्रेशन और थॉट का, अपनी बात रखने का। तो अप्रत्यक्ष रूप से 19 का जो ए है उसमें क्या दे रखा है, उसमें दे रखा है प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आर्टिकल 20। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन और आता है यहां पर, क्वेश्चन ये आता है कि जो हमारा स्वतंत्रता का अधिकार है यानी आर्टिकल 19 है, क्या वो पूर्ण है, यानी कि एब्सोल्यूट है, यानी इस पे क्या कोई भी सीमा नहीं है। आर्टिकल 19 क्या पूर्ण है
या सीमित है, ये क्वेश्चन आता है। यानी कि एब्सोल्यूट है या लिमिटेड है, तो क्या बताओगे? आंसर बताओ जरा, क्या होना चाहिए? आर्टिकल 19 सीमित है या पूर्ण है? तो आर्टिकल 19 क्या है? सीमित है। यानी आर्टिकल 19 वहीं तक आप प्रयोग कर सकते हो जहां तक किसी और के मूल अधिकारों का हनन ना हो। यानी ये नहीं कि आपको बोलने का अधिकार है तो आप कुछ भी अंटसंट देशद्रोह के बोलो, है ना, भारत तेरे टुकड़े होंगे, टुकड़े टुकड़े गैंग बन जाओ, तो ऐसा नहीं है, लिमिटेड है। अगर ऐसा कुछ करते हो तो फिर वो खिलाफ है, वहां आपका मूल अधिकार आपकी सहायता नहीं करेगा। ठीक है, किसी को भी रास्ते चलते माँ बहन की गाली दे रहे हो तो ऐसा अलाउड नहीं है। ठीक है, फिर वो भी रसीद कर देगा आपको। ठीक है, आर्टिकल 20 काफी इंपॉर्टेंट है। क्या कहता है आर्टिकल 20? अपराध की बात करता है, अपराध से संबंधित प्रावधान, प्रोविजंस रिलेटेड टू एन ऑफेंस। यानी कोई भी अपराध अगर आप करते हो, कोई भी ऑफेंस करते हो, तो क्या वो अपराध माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? ठीक है, हाँ बिल्कुल, फंडामेंटल राइट्स लिमिटेड है, बिल्कुल फंडामेंटल राइट्स वहीं तक है, दूसरे के भी तो फंडामेंटल राइट्स है, उनका नुकसान नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अपराध से संबंधित प्रावधान क्या कहता है? ये कहता है कि कोई भी व्यक्ति यदि कोई अपराध करता है तो वो अपराध केवल तभी माना जाएगा जब उसके लिए कोई कानून बना हुआ हो। यानी अगर उसके लिए कोई नियम है ही नहीं तो फिर मैं ऐसा कोई काम कर दूं तो वो अपराध नहीं है। जैसे कि अगर मैं मुर्गा काट के खा जाता हूं तो मुर्गा काटना कोई अपराध नहीं है, खूब चिकन खाओ, पेल के खाओ, कोई दिक्कत नहीं है। गाय काटना अपराध है, पुरुष या महिला मनुष्य की हत्या करना अपराध है। तो ऐसे जिनमें जो अपराध लिखे हुए हैं, यानी बना हुआ है कानून, वो चीज अगर आप करते हो तो अपराध आएगा, वरना अगर वो चीज कहीं नहीं लिखी तो अपराध वो नहीं। ठीक है, इसके अलावा और क्या है इसमें? ऐसे याद रख सकते हो कि भाई मैं मान लो रात में बहुत मच्छर काटते हैं, ऑल आउट जला देता हूं, मोर्टीन जला देता हूं, मच्छर मर जाते हैं, तो पड़ोसी मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता है कि ये रात में मच्छर मार देता है, मेरे देहरी के आगे मरे पड़े मिलते हैं। ठीक है, तो वो ऐसा कोई कानून नहीं है, तो वो अपराध नहीं। ठीक है, आर्टिकल 20 में और भी चीजें हैं क्या कि एक, यार वो चीज अभी पता नहीं है कि नहीं। ठीक है, उस पर भी टिप्पणी नहीं करूंगा, उतना अभी मैंने डिटेल में उसके बारे में पढ़ा नहीं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, आदमी को काटना अपराध है, बिल्कुल ठीक है, मारना भी अपराध है, काटना नहीं है, उसको जबरदस्ती टॉर्चर कुछ भी करना वो अपराध है। ठीक है, आर्टिकल 20 में और क्या है? आर्टिकल 20 में कि कोई आपने अपराध किया तो उसकी सजा आपको एक ही बार होगी, यानी एक अपराध की एक ही सजा होगी। ऐसा नहीं कि आपने एक अपराध कर दिया, 5 साल की जेल काटा है, फिर दोबारा आपका केस खुल गया कि भाई 5 साल हो गए और आपने दोबारा केस खोल के दोबारा सजा दे देगी, 5 साल फिर जा, बढ़ाते जा रहे हो 5 साल, ऐसा नहीं। एक अपराध किया है तो एक ही सजा होगी। हाँ, एक साथ 2 मर्डर कर दिए हैं तो वो फिर कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है, वो आपको 2 मर्डर की सजा दे रहा है कि 1 मर्डर की सजा दे रहा है। ठीक है, बल्क में मर्डर करते हो तो वो सब कोर्ट पर निर्भर करता है कि वो आपको कितनी सजा सुनाता है। ठीक है, वो सब बाकी चीजें आईपीसी और सीआरपीसी में आ जाएंगी। हाँ वही बता रहा हूँ ना चिराग, हाँ वही बता रहा हूं मैं, मेरे को पता था यही क्वेश्चन भी पूछने वाले हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसके अलावा आपको जबरदस्ती आप ही के खिलाफ साक्ष्य नहीं बनाया जाएगा, यानी वो जो पुलिस 3rd डिग्री देती है, ठीक है, उससे आपसे उगलवा ले तो वो नहीं माना जाएगा। इसीलिए आपने देखा होगा पुलिस का बयान मान्य नहीं होता, कोर्ट में आपसे पूछा जाता है फिर से एक बार कि क्या अपना जुर्म कबूलते हो। ठीक है, पुलिस चाहे रिकॉर्ड कर ले, कुछ भी कर ले, वो मान्य नहीं होता, उसको आप सबूत के पेश नहीं कर सकते। फिर भी कोर्ट आपसे पूछता है कि क्या आप अपनी गलती मानते हो। अगर आपने कहा तो फिर तो है ही, अगर नहीं कहा तो वहां इनकार कर सकते हो। छोटे मोटे आजकल नाटक वाटक चले हैं, वेब सीरीज, वो भी देखते हो, उनसे भी थोड़ा बहुत सीखने को मिल जाता है। क्रिमिनल जस्टिस देख लेना, थोड़ा सही सा है। ठीक है, मारकाट तो है लेकिन हाँ थोड़ा बहुत सीखने को भी मिलता है कि किस तरीके से कानून चलता है। ठीक है, तो ये हो गई आर्टिकल 20 की बात। ठीक है, आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल 21 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 21 क्या कहता है?
तो आर्टिकल 21 कहता है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ पर्सनल ऐसे लिख लो, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। क्या मतलब है इसका? ये जो आर्टिकल 21 है ये आपको प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है, यानी कि आपके प्राण, आपकी कोई हत्या नहीं कर सकता। यदि कोई आपकी हत्या करता है तो वो क्या है? अपराध है। यानी इस आर्टिकल में आपको क्या मिलता है? जीने का अधिकार देता है। ठीक है, आर्टिकल वो अभी शिक्षा का अधिकार आ गया है 21 से है वो, बिल्कुल ठीक है। तो आर्टिकल 21 क्या कहता है? आपको जीने का अधिकार देता है। ठीक है, आपको पूरा लाइफ जीने का अधिकार है, जैसी चाहे वैसे जियो। लेकिन इस आर्टिकल में मरने का अधिकार शामिल नहीं है, मर नहीं सकते आप। सुसाइड वाला में उल्टे आप पे ही लग जाता है केस। ठीक है, तो मरने का अधिकार शामिल नहीं है। हाँ, कुछ समय पहले इसको हम कहते हैं इच्छा मृत्यु। ठीक है, इसका भी थोड़ा सा मैं उल्लेख कर दूं क्योंकि कुछ समय पहले इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बात कही है। इच्छा मृत्यु कहते हैं इसको, इंग्लिश में कहते हैं यूथेनेशिया। तो ये यूथेनेशिया दो तरीके की होती है, एक होती है सक्रिय और एक होती है निष्क्रिय। ठीक है, सक्रिय का मतलब है एक्टिव, यानी कि जो आदमी जिंदा है उसको इंजेक्शन देके खुद ही मार दो। दूसरा तरीका ये होता है कि वो जिन जिन चीजों पर आदमी जी रहा है उन चीजों को बंद कर दो और वो मर जाए। तो इच्छा मृत्यु ऐसे लोगों को नीड होती है। इस पे एक मूवी भी आ रखी है, शायद आपने सुनी हो, बॉलीवुड की है, ऋतिक रोशन और ऐश्वर्या राय की, गुजारिश, वो इसी के ऊपर है। यानी एक ऐसा आदमी है जो कुछ नहीं कर सकता है, बिल्कुल डैमेज है, कुछ नहीं, हिल नहीं सकता, बेड पे ही पड़ा हुआ है। तो ऐसे व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दे सकते हैं। इतना पीड़ा में है, कुछ नहीं कर सकता, बस वो दर्द महसूस करता है और न चल सकता ना कुछ कर सकता। तो ऐसे व्यक्ति के लिए इच्छा मृत्यु की बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि हाँ हो सकता है, लेकिन कौन सी? निष्क्रिय, पैसिव वाली, यानी जिन जिन चीजों पर निर्भर करता है वो चीज बंद कर दो, फिर धीरे धीरे अपने आप टपक जाएगा। जैसे मान लो कैंसर है तो दवाई ववाई नहीं चल रही, फिर अपने आप कुछ ना कुछ महीने साल बाद टपक जाएगा। ठीक है, उसके लिए भी आपको परमिशन वगैरह लेनी पड़ेगी। ठीक है, और क्या आता है इसमें? पर्सनल लिबर्टी आती है, मेरी दैहिक यानी खुद की। ठीक है, तो खुद की स्वतंत्रता से क्या मतलब है? बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये आर्टिकल 21 जो है ना, इसमें बहुत सारी चीजें हमारी शामिल हैं, जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट, अपनी मर्जी से शादी कर सकता हूं। किस आर्टिकल के तहत? मुझे पूरा अधिकार है कि मैं अपनी मर्जी से शादी कर सकता हूं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत। कोई भी व्यक्ति है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, उसको अधिकार है कि वो अपनी मर्जी से शादी कर सकता है। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 21 के तहत। हाँ, अपनी मर्जी से शादी तो कर सकते हो, लेकिन फिर वो घर वालों की भी मर्जी है कि वो तुम्हें घर से बेदखल कर दें, जायदाद बिल्कुल भी ना दें, तो ये उनकी मर्जी है। ठीक है, फिर उसमें भी तुम कुछ नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सोच समझ के करना भैया। तो अपनी मर्जी से शादी कर सकते हो, ये किसके तहत है? आर्टिकल 21 के तहत है। आर्टिकल 21 में ये केस चला था काफी फेमस, मेनका गांधी, जो अभी शायद मंत्री भी हैं, महिला मंत्री हैं, मेनका गांधी बनाम भारत संघ, ये केस चला था। और इस केस में ये निर्णय दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि कोई भी व्यक्ति विदेश भ्रमण पर जा सकता है, यानी राइट टू विजिट एनी फॉरेन कंट्री। विदेश भ्रमण का अधिकार भी एक कैसा अधिकार है? मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। यानी कोई भी व्यक्ति आपको रोकेगा नहीं, आप किसी भी देश में घूमने जा सकते हो। ठीक है, आप किसी भी देश में घूमने जा सकते हो, बशर्ते पैसा हो। ऐसा नहीं कि भिखारी हो और कह रहे हो सरकार से कि अरे दे दो एक यूरोप का टूर तो बनवा दो, यूएसए घूम के आना है, प्रियंका चोपड़ा चली गई उससे मिल के आना है, तो ऐसा नहीं। आप पैसा वैसा है, आप पे वीजा लग जाता है तो आराम से घूमने जा सकते हो। ठीक है, खुद के पैसे से, सरकार नहीं देगी। ठीक है, तो ये विदेश भ्रमण का अधिकार भी किस आर्टिकल में है? 21 में है। अपने स्वतंत्रता का अधिकार है, खुद की दैहिक स्वतंत्रता का, यानी खुद की मर्जी से शादी कर सकते हो, आर्टिकल 21। कोई भी आपकी बिना पूछे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकता, यानी निजता का अधिकार, ये भी काफी न्यूज में रहा था। निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी,
मेरी प्राइवेसी है, यानी कोई भी बिना पूछे मेरी फोटो नहीं खींच सकता है। ठीक है, तो ये निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, ये भी किस आर्टिकल में शामिल है? आर्टिकल 21 में शामिल है। औरत के ऊपर निर्भर करता है कि वो प्रेग्नेंट होना चाहती है नहीं होना चाहती, उसका निजता का अधिकार है। ठीक है, आप जोर जबरदस्ती से अपनी बीवी को प्रेग्नेंट नहीं कर सकते। वो नहीं बनना चाहती है अभी मां, तो आप उसको जोर जबरदस्ती से मां नहीं बना सकते, केस ठोक सकती है आप पे, याद रखना। ठीक है, भविष्य की बातें बता रहा हूं सारी। ठीक है, तो ये सब निजता के अधिकार में शामिल है, आर्टिकल 21 में शामिल है। ठीक है, आर्टिकल 21 के तहत ही जिम्मेदारी है राज्य की। क्या जिम्मेदारी है राज्य की? कि वो अपने जो नागरिक हैं इनको साफ पानी और हवा उपलब्ध कराए, यानी फ्री क्लीन एयर एंड वाटर, ये सब उपलब्ध कराए। ठीक है, भुलाने का अधिकार कौन सा है? भुलाने का अधिकार कौन सा है भाई? साफ पानी और हवा उपलब्ध कराई जाए। ठीक है, ये सब भी आर्टिकल 21 के तहत शामिल है। ठीक है, राज्य का ये कर्तव्य है, ये जो आपको जैसे फ्री में अनाज बांट रहे हैं, ठीक है, या सस्ते में अनाज बांट रहे हैं, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, राशन की दुकानें, ये सब किसके तहत आता है? आर्टिकल 21 के तहत आता है, राज्य ऐसा करे। ठीक है, अब एक और चीज हमने आगे जोड़ी। ठीक है, क्या जोड़ी? एक आर्टिकल जोड़ा हमने, आर्टिकल 21A। ठीक है, आपको याद होगा बचपन में 2001 में, उस समय हमारे प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। ठीक है, तो ये जो अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, इन्होंने एक अभियान चलाया था, स्कूल चले हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, एक वो गाना था, सर्व शिक्षा अभियान। वो पेंसिल पे बैठ के वो लड़की सी बैठी रहती है। ठीक है, तो ये सर्व शिक्षा अभियान चलाया था अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, और इसी अभियान के तहत 2002 में एक आर्टिकल जोड़ दिया गया, आर्टिकल 21 से, एक संशोधन के द्वारा। कौन सा संशोधन किया गया? 86वां संशोधन। कब? 2002 में, जिसके द्वारा हमने क्या जोड़ दिया? शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया। ठीक है, क्या जोड़ दिया? शिक्षा का अधिकार जोड़ दिया, राइट टू एजुकेशन जोड़ दिया। ठीक है, जिसके तहत क्या अधिकार है? जिसके तहत अधिकार है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को, क्या अधिकार है? 6 से 14 साल तक के बच्चों को निशुल्क, यानी फ्री में, और अनिवार्य, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का प्रावधान कर दिया। निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, यानी 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य है शिक्षा ग्रहण करवाओ। ठीक है, और निशुल्क। अब ये निशुल्क भैया मतलब फ्री में पढ़े, मतलब ये जो सेंट विद्यालय वगैरह में इतने चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, डीपीएस में फ्री में पढ़ सकते हैं, तो ये ऐसा नहीं, सरकारी स्कूलों में फ्री में है। इन स्कूल में भी कुछ सीटें रिजर्व रहती हैं गरीबों के लिए, शायद 25% है, जिसके ऊपर एक मूवी भी बनी थी, हिंदी मीडियम, इरफान खान की, अगर आपने देखी हो तो। ठीक है, ऐसी मूवी देख लिया करो, कुछ सीखने को मिलता है। ठीक है, देखो कुछ चीजें मुहैया कराएंगे तो उसका पैसा थोड़ा बहुत लेंगे, ऐसा नहीं लूटेंगे कि बिल्कुल ही लूट रहे हैं। ठीक है, हाँ, साफ पानी साफ हवा मुहैया कराने की जिम्मेदारी है जहां पर नहीं उपलब्ध हो पा रहा है। ठीक है, अब वो पाइप वाइप जो डाल रहे हैं तो उसके लिए तो व्यवस्था होगी ना, फिर तुम्हारे घर पाइप नहीं आएगी, वो चुंगी का टोंटी जो आती है वो नहीं आएगी, फिर उसके लिए फिर तुम्हें लाइन लगानी पड़ेगी। ठीक है, सरकार उधर बांट रही है, दिल्ली में जैसे बढ़ता है, ठीक है, लंबी लंबी लाइन में, मुंबई में देखा होगा चौल की लाइन लगती है, ऐसी लाइन लगानी पड़ेगी। फिर थोड़ी सुविधाएं घर बैठे दे रही है तो उसके लिए तो यार पे करोगे, तो वो चीज है। ठीक है, अच्छा, गोवा ने फ्री कर दिया है, चलो, तो ये ठीक है, याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। अच्छा, यहां से क्वेश्चन आता है जो अक्सर गड़बड़ हो जाता है। देखो, हमने संशोधन तो कब कर दिया? 86वां संशोधन किया, कब किया? 2002 में। ठीक है, 86वां संशोधन किया, कब किया? 2002 में। लेकिन शिक्षा का अधिकार अधिनियम, RTE एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट, शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ये कब बनाया गया? तो ये थोड़ा सा बाद में बनाया गया है, 2009 में बनाया गया। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बनाया गया है? 2009 में बनाया गया है, और इसके तहत क्या आते हैं? प्राइमरी स्कूल वाले आते हैं। ठीक है, प्राइमरी स्कूल वाले आते हैं इसमें। ठीक है, 8वीं कक्षा तक आएंगे। ठीक है, 8वीं कक्षा तक शामिल है इसमें। अब तुम कहो कि 12th तक पढ़ाओ फ्री, तो ऐसा नहीं, 8वीं कक्षा तक फ्री की बात है सरकार की तरफ से। ठीक है, तो ये चीजें आपको
याद रखनी है, ठीक है। इसी को थ्योरी यहाँ पर लिख रही होगी पीडीएफ में, ये पढ़ लेना बाद में, मैंने अभी आपको समझा दिया, ठीक है। आपकी और अपने याद करने के लिए ये सारी चीजें बाद में देख लेना, ठीक है। पढ़ लेना पीडीएफ से, चीजें मैं समझाता चल रहा हूं, ठीक है। तो जो अभी बताया मैंने 86वां संविधान संशोधन हुआ था, आर्टिकल 21 से जोड़ दिया शिक्षा का अधिकार, ठीक है। 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है इसके तहत, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल 22 की, ठीक है। तो आर्टिकल 22 भी काफी इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 22 ऐसे लोगों के मूल अधिकारों के बारे में उल्लेख करता है जिनको गिरफ्तार कर लिया जाए, यानी ये किसका उल्लेख करता है? गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान का उल्लेख है, गिरफ्तारी से संबंधित प्रावधान। क्या कहता है? ये कहता है कि यदि किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसके मूल अधिकार क्या हैं, उसके बारे में उल्लेख है। तो पहला, अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो वो वजह पूछ सकता है, यानी वारंट मांग सकता है, ठीक है। यदि कुछ भी ऐसी स्थिति है कि उसको गिरफ्तार करने की बात आ रही है तो वो वारंट मांग सकता है। अब इसमें वो सारी चीजें शामिल नहीं है कि आप कहो कि किसी की जेब काट के भाग रहे थे, पकड़ लिया, या फिर बे टिकट रेलवे में चल रहे थे, उसका तुम कहो कि वारंट लेके आ पहले, तो वो सारी चीजें इसमें शामिल नहीं, ठीक है। तो दूसरा क्या है? दूसरा है कि जो गिरफ्तार व्यक्ति है वो अपनी मर्जी का वकील कर सकता है, यानी जिससे भी केस लड़वाना चाहे उससे केस लड़वा सकता है, आपके पास पैसे होना चाहिए, ठीक है। तीसरा, ये यार बाकी ज्यादा जो कानूनी शब्द है ना वो आपको उनसे पूछा मूल विधि वाले सर से, ठीक है। इतना कानून वाला डिटेल में मुझे नहीं आता है, आईपीसी वगैरह नहीं पढ़ रखी है मैंने, लॉ नहीं कर रखा, ठीक है। तो वो मूल विधि वाले सर से पूछना, ये सारे जो अंतर है, वारंट क्या होता है और ये सारी चीजें वो आपको बताएंगे, मूल विधि में आएगा ये सारी चीजें, ठीक है। मर्जी का वकील कर सकते हो। और क्या सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है वो ये है कि यदि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है तो उसे 24 घंटे के अंदर अंदर, ठीक है, उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर अंदर आपको जो मजिस्ट्रेट होता है, ये यहां से क्वेश्चन आता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसके समक्ष प्रस्तुत कराना होता है। 24 घंटे में यातायात का समय शामिल नहीं होगा, यानी इधर उधर जो जाने में समय लगा आपको, आने में गाड़ी में बिठा के पुलिस को, वो शामिल नहीं होगा। जैसे ऐसा नहीं होगा कि मान लो कि पुलिस थोड़ा दूर से ला रही थी और रास्ते में पंचर हो गया, मान लो 2-4 घंटे बीत गए, तो आप घड़ी देख रहे हो कि देख भैया 24 घंटे होने वाले, भाग घर जाऊंगा अगर अभी पंचर नहीं जल्दी जोड़ा तो ऐसा नहीं, यातायात का समय यानी ट्रांसपोर्टेशन वाला समय शामिल नहीं होगा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आता है कितने घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत कराना है? 24 घंटे के अंदर अंदर प्रस्तुत कराना होता है। किसके समक्ष? मजिस्ट्रेट। ये मजिस्ट्रेट डीएम वाला नहीं है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं है, ये मजिस्ट्रेट एक जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है, डीजे जो होता है, जिला न्यायाधीश जो होता है, उससे निचले पद का होता है मजिस्ट्रेट, उसके समक्ष ये मतलब वही है, जज की तरह है, जज से थोड़ा सा हल्की लेवल का, ठीक है, इसके समक्ष प्रस्तुत कराना होता है। अब ये जो मजिस्ट्रेट है ये कोई छोटा मोटा आदमी नहीं होता, इसके पास अधिकार होता है कि अगर इसको लगता है कि आप पर कुछ ऐसा दिक्कत सी हो सकती है, आपको अभी कस्टडी में रखना चाहिए, तो इसके पास अधिकार होता है कि ये आपको बिना वजह 3 महीने तक कैद में रख सकता है। 3 महीने तक आपको डिटेन करके रखा जा सकता है, ठीक है। 3 महीने तक आपको डिटेन करके रखा जा सकता है, यानी आपको डिटेंशन में 3 महीने तक रख सकते हैं बिना वजह के, यानी आपका केस नहीं चलेगा, सुनवाई नहीं होगी, और फिर भी आपको 3 महीने के लिए ये भेज सकता है। मान लो आतंकवादी वगैरह टाइप के और ज्यादा भेजना है तो फिर उसके लिए एक बेंच बनती है, उसमें हाई कोर्ट वगैरह के जज होते हैं, वो डिसाइड करते हैं कि और कितना कस्टडी में रखा जाए। तो जो मजिस्ट्रेट होता है पावरफुल होता है, इसीलिए कभी पंगा नहीं लेना चाहिए जज वजहों से, ठीक है। 3 महीने तक आपको जेल में भेज सकता है। क्लास तो बेटा 7 बजे से ही चल रही है, तेरे को अब आ रहा है नोटिफिकेशन, नेट शायद हो सकता है नहीं सही चल रहा हो। देखो क्लास हमारी डेली जिस टाइम पे चलती है उसी टाइम पे चलेंगी और चलती भी है। कभी इधर उधर हो जाता है तो हम मैसेज कर देते हैं, अगर मैसेज नहीं आया तो इसका मतलब जिस टाइम पे चलती थी उसी टाइम पे चलेगी, अगर नहीं चल पाती है तो हम जनरली मैसेज कर देते हैं। हम समझते हैं आपका टाइम भी कीमती है और हमारा भी बहुत ज्यादा कीमती है, हर समय कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मेरे चेहरे से आपको हालत दिख रही होगी,
लगातार मेहनत हमारी चल रही है, ठीक है, फिर भी हम निरंतर प्रयास करते हैं कि आपका पूरा जो कोर्स है वो सही समय पे हर टाइम पर चीज हो सके, ठीक है। कुछ चीजें हमारे आउट ऑफ कंट्रोल होती हैं, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पर थोड़ा सा आप भी हमारा समर्थन करें, हम भी आपके साथ हैं, आप भी थोड़ा सा हमें सपोर्ट करें, ठीक है। चल, तो ये हो गया आर्टिकल 22। ये इंपॉर्टेंट दो बातें आर्टिकल 22 में आ जाती हैं, क्या 24 घंटे के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत कराना होगा। मजिस्ट्रेट कितने महीने तक रख सकता है कैद में? 3 महीने तक, ठीक है भाई। यही यहां पर लिख रहा है, बाद में पढ़ लेना, ठीक है। अब बात आती है आर्टिकल 23 और 24 की। तो आर्टिकल 23 और 24 में बताया था किससे संबंधित है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है, यानी राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। आप किसी के साथ शोषण करते हैं तो उसको अधिकार है कि वो अपनी आवाज उठा सकता है। तो आर्टिकल 23 में क्या आता है? आर्टिकल 23 में आता है मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक, यानी आप किसी को दास बनाकर काम नहीं करा सकते, गुलाम, फ्री में, बेगारी जिसको हम कहते हैं, एक और शब्द का प्रयोग करते हैं बेगारी। आप किसी को बेकार, मतलब एक तरीके से, यानी बेगर से बनाए बेगारी, यानी किसी से बिला वजह श्रम नहीं करा सकते, बिना पैसे दिए उसे श्रम नहीं करा सकते, दास नहीं बना सकते हो, ये अब प्रतिबंधित है, ठीक है। किसके तहत? आर्टिकल 23। मानव तस्करी तो आप समझते ही हो, मानव व्यापार जो होता है, ठीक है, महिलाओं का आदान प्रदान होता है, बच्चों को, ठीक है, भीख वगैरह मंगवाने के लिए, ये सारी जो चीजें होती हैं, ये सब आर्टिकल 23 के तहत निषेध है, मना है। अगर ये करते हो तो इसके लिए फिर प्रावधान है, आईपीसी की धाराएं कौन कौन सी है वो तो खैर आपको सर बताएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है आर्टिकल 24। आर्टिकल 24 क्या कहता है? बच्चों से संबंधित है, बाल श्रम से संबंधित है, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। बाल श्रम से संबंधित कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 24 क्या कहता है कि जो कारखाने आदि हैं, इसमें 14 साल से जो कम के बच्चे हैं, इनको कोई रोजगार नहीं दिया जाएगा। जहां पर भी जान का खतरा होगा वहां पर इनको ऐसे काम नहीं दिए जाएंगे। हाँ, फैमिली का कुछ है तो वहां पर ये काम कर सकते हैं, जैसे दुकान है मान लो मेरे कपड़ों की, उस पर बैठा हुआ है, तो इस तरीके की काम कर सकता है, ठीक है। हाँ, लेकिन वो फैमिली में है। ऐसे अगर आपको ऐसे किसी काम में करते हो और 14 साल से कम आपकी आयु हो तो आपको पकड़ा जा सकता है, बच्चे को नहीं पकड़ा जाता है, ठीक है। हाँ, वो मशीन वगैरह के जो कार्य है ना उसमें 18 साल है, ठीक है, मशीन वगैरह के जो कार्य है उसमें 18 साल है। जैसे कि ये है ताले वाले बनाने का कारखाना है ना, उसमें आप काम नहीं कर सकते, 18 साल के न्यूनतम होने चाहिए, ठीक है। संविधान में भी 14 ही है, इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है। हर काम 18 के लिए नहीं है, उसमें कुछ पर्टिकुलर काम है, ठीक है, उसकी पूरी लिस्ट है, ठीक है। जो श्रम वाला कानून होता है उसमें ये पूरी लिस्ट आती है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट है आर्टिकल 25। आर्टिकल 25 क्या कहता है? आर्टिकल 25 कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को अपना सकता है और उसका प्रचार प्रसार कर सकता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता की बात करता है कि मेरी मर्जी है, मैं अगर किसी धर्म को अपनाना चाहूं, किसी और धर्म को जो मुझे अच्छा लगता है उसको अपना सकता हूं, उसका प्रचार प्रसार भी कर सकता हूं, कोई रोक टोक नहीं है। हाँ, किसी से जोर जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराना अपराध है, यानी आप जबरदस्ती अपने दोस्त को ले गए कि नहीं धर्म परिवर्तन आज करा, यही आपको बनना है, तो वो अपराध है और उसमें पकड़े भी जाते हैं कि एक साथ धर्म परिवर्तन हो रहा था, पुलिस ने छापा मार के पकड़ लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 क्या कहता है? धार्मिक मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता देता है, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आप कोई अपना कोई कार्यक्रम कराना चाहते हो, ठीक है, जो आपका खुद का है, मान लो जगराता कराना है, शिव विवाह कराना है, पूजा पाठ कराना है, करा लो। हाँ, उसको कहां कराओगे? जहां पर दूसरे के मूल अधिकारों का हनन ना हो, यानी ऐसा नहीं कि सेंटर पॉइंट पे तंबू गाड़ के बैठ गए कि भैया यहां पे कराऊंगा, ठीक है, तो उसकी परमिशन फिर लेनी होगी, जो जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको फॉलो करते हुए। नेक्स्ट है आर्टिकल 27। ये क्या कहता है? धार्मिक कर की स्वतंत्रता देता है, यानी किसी भी व्यक्ति से जोर जबरदस्ती उसके धर्म के आधार पर पैसा नहीं लिया जाएगा, यानी ऐसा नहीं कि हिंदू है तो ला फिर 5%, ठीक है, भगवान के नाम पे, ठीक है, मुस्लिम हो तो ला 10% अल्लाह के नाम पे, तो ऐसा स्वतंत्र हो आप। दान दक्षिणा अगर धर्म के नाम पर करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते ना करो, कोई जबरदस्ती नहीं है। राम मंदिर बन रही है, चेक काट के दो, तुम्हारे ऊपर निर्भर करता था कि तुम देना चाहते हो या नहीं देना चाहते। तो ये सारी चीजें आ जाती है आर्टिकल 27 में, ठीक है। नेक्स्ट है आर्टिकल 28। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 नहीं लिख रहा है इसमें, चलो मैं लिख देता हूं। आर्टिकल 28 क्या कहता है? आर्टिकल 28 कहता है शिक्षण संस्थाओं में धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी। शिक्षण संस्थाओं में
धर्म की शिक्षा नहीं दी जाएगी, यानी रिलीजियस एजुकेशन नहीं दी जाएगी जो सरकार के पैसे से चलते हैं। लेकिन इसमें फिर अपवाद हैं। अपवाद क्या है कि जो अल्पसंख्यक हैं उनको अधिकार कुछ कुछ दिए गए हैं। ठीक है, अल्पसंख्यकों में अपवाद आता है, जैसे कि आपके दिमाग में फौरन आ भी गया होगा मदरसे जो होते हैं। ठीक है, वहां कुरान वगैरह पढ़ाई जाती है, लेकिन अभी भी मदरसे क्योंकि राज्य के तहत आते हैं तो मदरसों में निर्भर करता है कि आप चीजें कर सकते हो। करंट का सवाल है, शायद आपको याद भी हो, हाल ही में शायद कुछ मदरसे थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया, या वहां पर ऐसा कोर्स सिलेबस करने की कुछ बात हुई थी। अभी करंट का ही सवाल है, मैंने आपको पढ़ाया भी है। तो वो राज्य का नाम बताओगे, मदरसों से रिलेटेड क्या हुआ था? भारत का राज्य कौन सा है? तो वो है असम। ठीक है, याद रखना इसको। मदरसों से रिलेटेड कुछ हुआ था, या तो बंद कर दिए या फिर यहाँ एनसीईआरटी वगैरह फॉलो करा रहे हैं। ऐसे यूपी में भी बात हुई थी, वो हो नहीं पाया लागू, लेकिन हाँ बात हुई थी कि मदरसों में अब हम एनसीईआरटी की किताबें चलाएंगे। ठीक है, तो वो देख लेना जरा, वो मैंने बताया है आपको। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 28। ठीक है, आर्टिकल 29 से पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, इतना आप याद कर लेना। ठीक है, हाँ, सऊदी अरब में रामायण और महाभारत की बात थी, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहा है। सऊदी अरब में रामायण और महाभारत उन्होंने जोड़ लिया अपने करिकुलम में। ठीक है, तो यहां तक किसी को भी कोई भी डाउट हो तो आराम से मेरे से पूछ सकता है, कल डिस्कस कर लेना। ठीक है, आज के लिए रखते हैं इतना ही। उम्मीद करता हूँ सही से समझ में आ रही होंगी सारी चीजें। कोई भी किसी भी प्रकार का आपको डाउट हुआ करे, बेझिझक आप कहें। ठीक है, हम हमेशा आपकी सेवा में तैयार हैं। हाँ, लेकिन पढ़ाई जरूर करते रहे, जितना भी पढ़ा रहा हूँ उतना जरूर पढ़ते रहना। और पीटी के बाद तो थोड़ा सा सीख ले लो। ठीक है, पीटी में 40 के 40 रखकर मेरे नोट्स से आए हैं। ठीक है, अगर नोट्स आपने बना रखे हैं, जैसे पुष्पेंद्र है, ये एक बार मेरे से पढ़ चुका है, अभी दोबारा रिवीजन कर रहा है, तो इसको पता है एज इट इज 40 के 40 दोनों शिफ्टों में रख के आए हैं नोट्स से ही। ठीक है, तो जितना पढ़ा रहा हूं इतना रिवाइज करते रहो, इतने के चक्कर में मत भागना। मान लो मैं इतना पढ़ा रहा हूं तो इसी को 10 बार पढ़ना। हम क्या करते हैं, इतने के चक्कर में इसको एक बार पढ़ पाते हैं और इसको नहीं पढ़ते, जहां से पूरा तुम्हें बाल्टी भर पानी मिल रहा था पीने लायक, उसको छोड़ देते हैं और वो नमकीन पानी के ऊपर भागते हैं। ठीक है, तो इस चीज को ध्यान रखना। चलो मिलते हैं कल। ठीक है, गुड नाइट भाई।